रिंग्स ऑफ पावर का फाइनल और 8th एपिसोड आ चुका है और फाइनली सोरोन की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है। खैर ये तो हमें पहले से ही पता था कि सोरोन कौन है, लेकिन इस एपिसोड में स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी को भी कंफर्म कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि स्ट्रेंजर रेडागेस्ट है या फिर गैंडॉल्फ द ग्रे। सीजन के फिनाले एपिसोड में कई सारी चीजों को रिवील किया गया है। इस एपिसोड में मेनली कई सारे सीक्रेट्स को बताया गया है और रिंग्स ऑफ पावर का क्रिएशन दिखाया गया है। एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। एपिसोड की शुरुआत स्ट्रेंजर से होती है। वो एलन गैरन यानी कि द ग्रीन वुड्स के जंगलों में घूम रहा होता है। ये वही जंगल हैं जो आगे चलकर मार्कवुड का राज्य बनेंगे, जहां से लेगोलस होता है। यहाँ पर स्ट्रेंजर नोरी को याद कर रहा होता है और उसका दिया हुआ एप्पल खाने के लिए निकालता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो उस पीछा करने वाले के पास जाता है तो उसे दिखता है कि वो नोरी है, लेकिन सडनली उसकी फिगर चेंज हो जाती है और वो मिस्टिक्स में से एक होता है। इसके बाद तीनों मिस्टिक्स उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि वो उसे सर्व करेंगे और वो उसे मास्टर सोरोन कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंजर काफी कंफ्यूज हो जाता है और शायद मैं भी। इसके बाद हमें ग्लैड्रियल और हैलब्रेंड को दिखाया जाता है। वो दोनों घोड़े पर होते हैं और वो लोग एरोगियन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें हैलब्रेंड की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है। यहाँ पर कैलेबिम्बोर और एलरोंड बात कर रहे होते हैं कि गिल गैलेड किसी भी वक्त वहाँ पर पहुंच जाएगा और वो उनसे मिथ्रियल के बारे में पूछेगा। क्योंकि ड्रॉफ्स एलरोंड को मिथ्रियल देने से मना कर देते हैं तो उनको डर होता है कि गिल गैलेड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर कैलेबिम्बोर कुछ और सोच रहा था। वो एलरोंड को बोलता है कि वो छोटी चीज से भी बड़ी चीज बना सकते हैं और वो कहता है कि सूरज भी बनने से पहले काफी छोटा था, लेकिन बाद में वो बड़ा हो गया था। यहाँ पर सन और मून के क्रिएशन का रेफरेंस मिलता है। जब 2 ट्रीज को मोर्गोथ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उनमें से जो गोल्डन ट्री होता है लॉरोलिन, उसी के फ्लावर से सूरज को बनाया गया था और जो दूसरा सिल्वर ट्री होता है टेल्पेरियन, उससे चांद को बनाया गया था। इसके बाद एलरोंड और कैलेबिम्बोर जब ग्लैड्रियल को देखते हैं एरोगियन में तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ग्लैड्रियल वेलिनोर के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद 2 एल्फ सोल्जर्स हैलब्रेंड को संभालते हैं। अगले सीन में जब हैलब्रेंड बेड पर लेटा होता है तो इस सीन में हमें एक वाटर का बेसिन दिखाई देता है। ये वही बेसिन होता है जो फेलोशिप ऑफ रिंग में भी हमें दिखाया गया था, जिसमें ग्लैड्रियल फ्रोडो को फ्यूचर की कुछ रेफरेंसेस दिखाती है। इसके बाद ग्लैड्रियल और एलरोंड के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है और अगले सीन में हमें कैलेबिम्बोर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर चीजें पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर हैलब्रेंड की एंट्री होती है और यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात थी कि हैलब्रेंड इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। इसके बाद हैलब्रेंड कैलेबिम्बोर की काफी ज्यादा तारीफ करता है। हैलब्रेंड कैलेबिम्बोर को बताता है कि वो भी एक सिमिथ है और जो उसके मास्टर थे वो हमेशा कैलेबिम्बोर की तारीफ करते थे और वो कहते थे कि कैलेबिम्बोर मिडिल अर्थ पर सबसे फाइनेस्ट सिमिथ है, जिससे कैलेबिम्बोर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। यहाँ पे हमें पता लग चुका है कि हैलब्रेंड ही सोरोन है, तो मैं कुछ स्पॉयलर्स दे सकता हूँ। यहाँ पर जिस मास्टर की बात सोरोन कर रहा है वो एक्चुअली में मोर्गोथ था, लेकिन स्टार्टिंग डेज में सोरोन ओले को सर्व करता था, जो कि सभी वेलार्स में से सबसे फाइनेस्ट सिमिथ था और जिसने ड्रॉफ्स का भी क्रिएशन किया था। इसके बाद हैलब्रेंड कैलेबिम्बोर के जो बॉक्स में जेमस्टोन्स रखे होते हैं उनको देखता है और उन्हें देखकर बोलता है कि उसने ऐसे जेमस्टोन्स पहले कभी नहीं देखे। बुक्स के अकॉर्डिंग ये बहुत सिंपल स्टोन्स होते हैं जिनके बारे में इतना नहीं बताया गया। इसके बाद वो लोग मिथ्रियल के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर हैलब्रेंड कैलेबिम्बोर को सजेस्ट करता है कि उसे मिथ्रियल को एक परफेक्ट मेटल के साथ कंबाइन करना होगा, जिससे कम क्वांटिटी के बाद भी वो मेटल ज्यादा पावर को सोर्स करेगा। यह सजेशन कैलेबिम्बोर को काफी ज्यादा पसंद आता है और हैलब्रेंड उसे बोलता है कि वो इस सजेशन को एक गिफ्ट समझे। और इसी डायलॉग के बाद से मुझे पता चल गया था कि फाइनली इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हैलब्रेंड ही सोरोन है, क्योंकि बुक्स के अंदर भी जब वो एरोगियन आता है तो वो लॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स बन के आता है, जिसका नाम होता है एनाटार। इसके अगले सीन में हमें न्यूमिनोर के बूढ़े किंग टार पैलेंट्री को दिखाया जाता है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो मरने वाले हैं। यहाँ पर आर फेराजोन कुछ ड्राफ्ट्समैन को बुलाता है और वो उन सभी को 1 घंटा देता है ताकि वो किंग के चेहरे का ऑब्जर्वेशन कर सकें और एक परफेक्ट मूर्ति बना सकें। आर फेराजोन किंग की मौत के बाद एक ग्रेट टॉम बनाना चाहता था। यहाँ पर आर फेराजोन कहता है कि किंग उस टॉम में अमर हो जाएंगे, जो सभी इंसानों के लिए एक सपना होता है। बेसिकली यहाँ पे हमें रेफरेंस मिल रहा है आगे की स्टोरी का कि आर फेराजोन अमर होना चाहता है। इसके बाद जब एलेंडील के बेटी एआरियन
किंग का स्केच बना रही होती है तो उस टाइम पे किंग उठ जाता है। यहाँ पर वो एआरियन को मिरियल कहकर बुलाता है और वो बोलते हैं क्योंकि वो ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए ये आइलैंड तबाह हो जाएगा। वो कहता है कि ये फ्यूचर उसने सीन स्टोन में देखा है। इसके बाद एआरियन भी पैलेंटीर के पास आती है लेकिन तभी सीन कट हो जाता है। इसके बाद एरोगियन में कैलेबिम्बोर गिल-गैलेड के सामने सजेशन रखता है कि वो मिथरियल से बना एक क्राउन बनाएगा जिससे एल्व्स की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन गिल-गैलेड को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है और जो ट्री ऑफ लिंडन होता है वो अपना आखिरी पत्ता बहुत जल्दी लूज कर देगा जिसके बाद सारे एल्व्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद कैलेबिम्बोर कहता है कि जो हेलब्रेंड है उसके पास एक आइडिया है जिससे वो छोटी चीजों से भी ज्यादा पावर्स पा सकते हैं। वो यहाँ पर अनसीन वर्ल्ड की पावर के बारे में बताता है। यही सेम बात एडार ने ग्लैड्रियल को भी बताई थी जब सौरॉन ईस्ट में कुछ पावर बनाने की कोशिश कर रहा था और यहीं पर ग्लैड्रियल को हेलब्रेंड पर शक हो जाता है, लेकिन गिल-गैलेड को ये भी प्लान पसंद नहीं आता और वो कहता है कि वो एरेगियन को छोड़ दें और जल्द ही वेलिनोर चलने की तैयारी करें, लेकिन कैलेबिम्बोर इस पावर को बनाने की पूरी तैयारी कर चुका था। इसके बाद एल्रोंड और गिल-गैलेड के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है और उसके अगले सीन में हेलब्रेंड और कैलेबिम्बोर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर पावर ऑफ रिंग्स को बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ग्लैड्रियल एक एल्विन आर्काविस्ट को काम देती है कि वो साउथलैंड के सभी राजाओं का रिकॉर्ड निकाले। इसी सीन में ग्लैड्रियल के पीछे एल्रोंड और कैलेबिम्बोर बात करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर कैलेबिम्बोर कहता है कि ये काम 3 सेंचुरीज में होने वाला था लेकिन उनकी लेबर की वजह से ये काम सिर्फ 3 वीक्स में हो जाएगा। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है, बुक्स के अकॉर्डिंग सौरॉन और कैलेबिम्बोर इन रिंग्स को बनाने में पूरे 300 साल लगा देते हैं लेकिन शो में सिर्फ 3 हफ्ते लग रहे हैं। इसके अगले सीन में हेलब्रेंड ग्लैड्रियल के पास आता है। वो यहाँ पर ग्लैड्रियल को थैंक्स कहता है क्योंकि ग्लैड्रियल की वजह से उसे एल्विन स्मिथ्स के साथ काम करने का मौका मिला। वो बोलता है कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा काम करेगा जिसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। ये काफी क्रीपी लाइंस होती हैं। इसके बाद वापस स्ट्रेंजर की स्टोरी लाइन आती है। वहाँ पे एक मिस्टिक उसको बोलता है कि वो उसे उस पैलेस पर लेकर जाएंगे जहाँ पर वो अपनी सारी पावर्स को पा लेगा और उसे सारी बातें याद आ जाएंगी। बेसिकली मिस्टिक्स उसे सौरॉन समझ रहे हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि जिन सितारों को वो ढूंढ रहा है उन्हें हर्मिट्स हेड कहा जाता है और वो उसे ईस्ट में रूहन की धरती पर मिलेंगे। शुरुआती दिनों में मोर्गोथ और सौरॉन दोनों का ही कनेक्शन ईस्ट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और रून की लैंड से ही सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोर्गोथ को मिले थे। यहाँ पर हाफुट्स भी उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और वो लोग स्ट्रेंजर को फ्री करने का प्लान बनाते हैं। जब वो स्ट्रेंजर को छुड़वाने जाते हैं तभी स्ट्रेंजर अपनी फिगर बदल लेता है और वो एक मिस्टिक्स ही होता है। ये शेप शिफ्टिंग वाले सीन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर सैडोक को एक चाकू लग जाता है और नोरी भी मरने ही वाली होती है कि तभी स्ट्रेंजर वहाँ पर आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। यहाँ पर स्ट्रेंजर्स 2 मिस्टिक्स को दूर फेंक देता है लेकिन जो थर्ड मिस्टिक होता है वो अपनी छड़ी को उठाता है और वापस स्ट्रेंजर पर हमला करने लग जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसी ही फाइट हो रही थी जैसे सोरोमन और गैंडोल्फ के बीच में होती है फेलोशिप ऑफ रिंग के दौरान, लेकिन तभी नोरी उस छड़ी को उठा लेती है और स्ट्रेंजर को दे देती है, जिस पर एक मिस्टिक कहता है कि वो सौरॉन नहीं है बल्कि वो दूसरा है, वो एक एस्टार है। बेसिकली ईस्टार विजर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद स्ट्रेंजर उन सभी मिस्टिक्स को शैडो वर्ल्ड में भेज देता है। यहाँ पर मिस्टिक्स काफी ज्यादा नाज़गुल्स की तरह लग रहे थे जिसका मीनिंग ये था कि अब वो अनसीन वर्ल्ड में जा चुके थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि ये मिस्टिक्स कौन है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये इविल स्पिरिट्स हैं या फिर ये मायार्स के अंडर काम करने वाले उनके सर्वेंट्स हैं। इसके बाद हमें न्यूमिनोरियंस को दिखाया जाता है। वो शिप पर होते हैं और वो न्यूमिनोर पहुंचने वाले होते हैं। इसके बाद एलेंडिल और मिरियल के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। यहाँ पर वो लोग फेथफुल होने के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़े उसके बारे में बातें करते हैं। इस सीन में एलेंडिल के डायलॉग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर वो एक ग्रेट कैरेक्टर बनने वाला है। इसके बाद जब वो न्यूमिनोर में वापस पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर काले झंडे लहरा रहे होते हैं जो एक साइन होता है कि वहाँ के राजा मर चुके हैं। इसके अगले सीन में एर फाराजोन मरे हुए किंग की साइड में खड़ा होता है और वो रो रहा होता है
और ये इस सीजन का न्यूमिनोर का फाइनल सीन होता है। इसके बाद एरोगियन में जब मिथ्रियल को अलग मेटल्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो टावर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। यहाँ पर हेलब्रेंड कैलिबिम्बोर को सजेस्ट करता है कि मेटल को फोर्सफुली जोड़ने के बजाय उन्हें मेटल्स को अपने आप ही मिलने देना चाहिए। इसके अगले सीन में ग्लैडरियल साउथलैंड्स के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लेती है और उसे हेलब्रेंड पर पूरा शक हो जाता है कि वो ही सोरोन है। इसके बाद वो हेलब्रेंड से उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। वो हेलब्रेंड को बताती है कि साउथलैंड के जो उत्तराधिकारी थे वो हजारों साल पहले ही मर चुके होते हैं। इस पर हेलब्रेंड ग्लैडरियल को बोलता है कि उसने पहले ही बताया था कि उसने वो पोर्च एक मरे हुए आदमी से लिया था। इसके बाद वो ग्लैडरियल को बताता है कि वो इस दुनिया के बनने से पहले भी जिंदा था और अब तक जिंदा है और इतने टाइम में उसके कई नाम रह चुके हैं। इतना बोलते ही ग्लैडरियल उसे स्टैब करना चाहती है लेकिन वो उसे बड़ी आसानी से रोक देता है और जैसे ही वो गिरती है वो फ्लैशबैक मेमोरी में चली जाती है। यहाँ पर अपने आप को वो फिनरोड के पास पाती है और फिनरोड उसे बोलता है कि ग्लैडरियल का काम सोरोन को हंट करना नहीं है बल्कि मिडिल अर्थ पर शांति बनाए रखना है और यही सेम काम सोरोन कर रहा है। इसके बाद ये विजन चला जाता है और ग्लैडरियल खुद को उस राफ्ट पे पाती है जिस पर वो हेलब्रेंड से पहली बार मिली थी। यहाँ पर सोरोन ग्लैडरियल को बोलता है कि जब मॉर्गोथ डिफीट हुआ तब उसने खुद को आजाद महसूस किया और उसने पहली बार दी वन की लाइट को महसूस किया था। यहाँ पर दी वन इरू एलिवेटर के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर सोरोन ग्लैडरियल को बताता है कि वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और वो मिडिल अर्थ पर एक न्यू ऑर्डर लाना चाहता है। इसके बाद सोरोन ग्लैडरियल को पानी में उन दोनों की परछाइयां दिखाता है जहां पर सोरोन ने क्राउन पहना होता है और ग्लैडरियल उसके साइड में खड़ी हुई होती है। यहाँ पर वो क्लियरली ग्लैडरियल को मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पर वो बोलता है कि जब वो मिडिल अर्थ पर राज करेगा तब वो ग्लैडरियल को वहाँ की क्वीन बना देगा, लेकिन ग्लैडरियल उसकी बातों में नहीं आती और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। जिसके बाद अगले विजन में वो खुद को डूबती हुई पाती है। तभी एलरोंड ग्लैडरियल को पानी में से निकालता है लेकिन ग्लैडरियल यहाँ पे एलरोंड को सोरोन समझ रही होती है और वो उससे क्वेश्चन करती है कि वो पहली बार कब मिले थे, जिस पर एलरोंड उसे सही जवाब दे देता है। इसके बाद ग्लैडरियल कैलिबिम्बोर के पास जाती है। इस सीन के पहले मुझे लगा था कि ग्लैडरियल कैलिबिम्बोर को रिंग्स बनाने से रोक देगी, लेकिन यहाँ पर ग्लैडरियल कैलिबिम्बोर को कहती है कि उन्हें 3 रिंग्स बनानी पड़ेंगी क्योंकि 1 करप्ट करती है, 2 बांटती हैं और 3 पावर का संतुलन बनाए रखती हैं। इस पर कैलिबिम्बोर कहता है कि रिंग्स को बनाने के लिए उसे प्योर मेटल की जरूरत है और सबसे बेस्ट वेलिनोर का सोना रहेगा। ग्लैडरियल को जो खंजर अपने भाई फिनरोड से मिला था वो वेलिनोर के सोने का होता है और वो उस खंजर को कैलिबिम्बोर को दे देती है। इसके अगले सीन में स्ट्रेंजर नोरी को बता रहा होता है कि उसे रून जाना पड़ेगा ताकि वो खुद को और अच्छे से जान पाए। यहाँ पर स्ट्रेंजर अपने साथ नोरी को ले जाना चाहता था लेकिन नोरी उसे मना कर देती है, लेकिन 2 मिनट बाद ही नोरी के पेरेंट्स नोरी को स्ट्रेंजर के साथ भेजने के लिए मान जाते हैं, जिस पर नोरी काफी खुश होती है और वो सबको गुड बाय बोलती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि पॉपी भी नोरी के साथ जाएगी जैसे कि फ्रोडो के साथ सैम जाता है, लेकिन पॉपी नहीं जाती और वो नोरी को गुड बाय बोल देती है। इसके बाद स्ट्रेंजर और नोरी वहाँ से चले जाते हैं। स्ट्रेंजर की अभी तक की स्टोरी को देखकर काफी फैंस को लग रहा है कि स्ट्रेंजर गैंडोल्फ है, जो कि काफी हद तक सही हो सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर गैंडोल्फ नहीं बल्कि ब्लू विजार्ड्स में से एक है, क्योंकि ये टाइमलाइन जब हो रही थी तब गैंडोल्फ कभी मिडल अर्थ पर नहीं आया था, बल्कि उसकी जगह पर 2 ब्लू विजर्ड्स आए थे और वो दोनों विजर्ड्स भी रून जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि शो मेकर्स गैंडोल्फ को इसलिए लाना चाहते हो क्योंकि वो ब्लू विजर्ड्स के कंपैरिजन में एक ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। आई गेस ये सभी बातें हमें सीजन 2 में ही पता चलेंगी। इसके बाद एरोगियन में वो ग्लैडरियल के खंजर को पिघला चुके होते हैं और एलरोंड उसमें मिथ्रियल डाल देता है। मिथ्रियल डालने के बाद वो मेल्टेड मेटल सोरोन की आई जैसा लग रहा था और इसके अगले सीन में रिंग्स ऑफ पावर को बना दिया जाता है। इस शो में रिंग्स की क्रिएशन भी काफी अच्छे से दिखाई गई है और रिंग्स के लुक्स भी काफी ज्यादा सही है। इन रिंग्स का नाम होता है नेन्या, नारिया और विलेया, लेकिन इस एपिसोड में ये क्लियर नहीं किया गया है कि बाकी की 16 रिंग्स बन चुकी हैं या नहीं बनी। अगर बुक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जब 3 एल्विन रिंग बनाई गई थी उसके पहले वो 16 रिंग्स क्रिएट हो चुकी थी। आई गेस इस मिस्ट्री का भी हमें सीजन 2 में ही पता लग पाएगा। इसके अगले सीन्स में एलरोंड को साउथलैंड्स के रिकॉर्ड मिल जाते हैं
और शायद उसे भी पता लग चुका है कि हेलब्रांड एक्चुअल में साउथलैंड का किंग नहीं है। इसके अगले सीन में हमें हेलब्रांड की फिजिकल आई दिखाई जाती है जिसमें मोरडोर की आग दिखाई दे रही थी और वो मोरडोर के माउंट डूम की ओर जा रहा होता है। मुझे लगता है कि सोरोन यहाँ पर वापस इसलिए आया है ताकि वो वन रिंग का क्रिएशन कर सके और इस एपिसोड का जो फाइनल सीन होता है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है टू टावर्स के फाइनल शॉट से और इसी सीन के बाद रिंग्स ऑफ पावर का फर्स्ट सीजन फाइनली एंड हो जाता है। अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूं तो इस सीजन में कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं और कहीं कहीं पर स्टोरी काफी ज्यादा बुरी भी हो जाती है। आई होप शो मेकर्स सेकेंड सीजन को और ज्यादा बेहतर करेंगे और हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। आपको यह पूरा सीजन कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और अगर आपको यह ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।